हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, हेल्पफुल है। स्पेशली जो कैंडिडेट यूपी टेट सी टेट की तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने जो प्रैक्टिस सेट लाई हूँ वो यूपी टेट का ही प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो यूपी टेट या सी टेट के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसमें हिंदी से 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पैराग्राफ भी होता है। ठीक है, एक पैराग्राफ होता है, उस पर उसमें 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है ना, जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होता है, वो बहुत ही समझिए तो ये नंबर गेन करने वाला होता है। अगर पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ करके समझ लेते हैं तो उसमें से आंसर सर्च करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो पैराग्राफ जो होता है उसको आप एकदम ध्यान से आप उसको पढ़ो और उसके आंसर को सर्च करने का कोशिश करो। कई बार होता है कि हम जल्दीबाजी में गलत आंसर पे टिक करके चले जाते हैं और घर आते हैं तो हमें याद आता है कि हमने तो ये आंसर सोच रखा था और मैंने गलत टिक करके आ गया। तो कई बार आंसर हमारे सामने होता है बट हमको समझ में नहीं आता है, क्लियरली हमको पता नहीं चल पाता है। इसलिए कभी भी अपने दिमाग को कंसंट्रेट होकर के पेपर देना चाहिए, कोई जल्दीबाजी में नहीं पेपर देना चाहिए। तो चलिए आज की इस प्रैक्टिस सेट, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है लैंग्वेज हिंदी, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हम भी और आप भी दोनों लोग मिलकर के इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। आंसर तो हम बताएंगे ही बताएंगे, कौन सा क्वेश्चंस का कौन सा आंसर होगा, लेकिन उसके पहले जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ या इस पैराग्राफ को रीड कर रही हूँ तो उसके साथ ही साथ आप लोग भी आंसर को अपने दिमाग में सेट रखो कि इसका आंसर यही होगा। इससे क्या होगा कि इससे आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है। शील हृदय की वह अस्थाई स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक या हर्ष पूर्वक के साथ हो। आई होप आपने इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से सुना होगा, या आप वीडियो को पॉज करके आप फिर से इसको रीड कर सकते हैं ताकि आप राइट आंसर दे सकें। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। 31 क्वेश्चन है, सदाचार किन से प्रवर्तित होता है? सदाचार किन से प्रवर्तित होता है? ऑप्शन ए है भक्ति और धर्म द्वारा, बी ऑप्शन है धार्मिक भावना द्वारा, सी ऑप्शन है ज्ञान और भक्ति द्वारा, डी ऑप्शन है प्रेम और भक्ति द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब क्वेश्चन का आंसर तुरंत ना समझ में आए कि क्या होगा तो एक बार हमें पैराग्राफ को फिर से रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है भक्ति द्वारा इसका पता यूँ लग सकता है, सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ या भक्ति द्वारा इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर
किया जाएगा। पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इसका आंसर होगा ज्ञान और भक्ति द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 32 क्वेश्चन, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगाते हैं? ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगाते हैं? ए, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर, बुद्धि के प्रयोग द्वारा, हृदय को साथ लेकर, प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? ए ऑप्शन है आनंद और हृदय से, कष्ट से, किंतु हृदय से, ज्ञान और हृदय से, भक्ति और ज्ञान से। आप बताइए इसका सही आंसर का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आनंद और हृदय से। क्या होगा? आनंद और हृदय से। 34 क्वेश्चन है, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? ए, भक्ति दशा, प्रेम दशा, ज्ञान दशा या शील दशा? तो शील दशा जो है वो हृदय की अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है कर्तव्य और शील का कौन आचरण करता है? कर्तव्य और शील का कौन आचरण करता है? ए, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, जो कर्तव्य और हर्ष से युक्त हो, जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, या जो ज्ञान और बुराई से युक्त हो? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। जो आनंद और हर्ष से युक्त हो वही कर्तव्य और शील का आचरण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? 36 क्वेश्चन है, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? संभवतः आज बारिश होगी। बी है यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। सी है ईश्वर तुम्हें सफलता दे। और डी है आप बाहर बैठिए। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? जैसा कि आपको पता है कि वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि संकेतवाचक वाक्य कौन सा है। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा बी, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। ये संकेतवाचक वाक्य है। जो ए है ना, संभवतः आज बारिश होगी, ये संदेहवाचक वाक्य है। जो सी है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये जो है इच्छावाचक है। और आप बाहर बैठिए, ये आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, ये संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन को आपको बताना है। ए है क ग, बी है य र, सी है श श और डी है ग और ज। आप बताइए संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा सी, स और श जो है संघर्षी व्यंजन है। ये संघर्षी व्यंजन कैसे हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से वायु जो निकलता है ना, वह वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर जब घर्षण करते हुए निकलती है और ऊष्मा पैदा करती है तो उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म और संघर्षी दोनों एक ही व्यंजन है। ठीक है। तो इसका कौन कौन से संघर्षी व्यंजन है? तो श, श, श और ह, ये चारों जो है वो ऊष्म या
संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है? स्वर कौन सा है? इसमें से आपको स्वर पहचानना है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्वर पहचानना है, छ, फ और छ और ई, ये तीनों क्या है? ये तो व्यंजन है और ई जो है वो स्वर है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान के आधार पर वत्स्य व्यंजन नहीं है। आपको इसमें से वत्स्य व्यंजन जो नहीं है उसको सर्च करना है। ए है र, बी है ल, सी है न और डी है फ। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपको पता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर भी व्यंजनों को विभाजित किया गया है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, फ, क्योंकि फ जो है ना वो दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर वत्स्य व्यंजन फ जो है वो नहीं है, ये दंतोष्ठ व्यंजन है। र, न और ल जो है वो वत्स्य व्यंजन है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा। इसमें से आपको सर्च करना है महाप्राण। च, अ, ज और फ, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर डी होगा। फ जो है ना वो महाप्राण है, महाप्राण। साथ ही साथ हम ये आपको बता दें कि जो फ है वो महाप्राण है। महाप्राण है तो कैसे पहचान कर सकते हैं? तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है ना, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, छ, झ, ढ, ध, फ, ये क्या है? महाप्राण। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो श्वास होता है हमारी अधिक मात्रा में निकलती है, और जो महाप्राण होते हैं ना वो जो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, उसके दूसरे और चौथा, हर पंक्ति के जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। जैसे क के बाद ख है ना, तो क के बाद ख दूसरे स्थान पे है और ग के बाद घ चौथे स्थान पर है, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, और पहला और तीसरा जो होता है वो अल्पप्राण होता है। इस तरह आप पहचान कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अवनि का विलोम शब्द है। ये जो चार ऑप्शन है उसमें से अवनि का विलोम शब्द आपको सर्च करना है। अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश होगा, गगन होगा, अंबर होगा या अनंत होगा? तो अवनि का बताइए क्या होगा? तो अवन का विलोम शब्द होगा अंबर, ठीक है, अंबर होगा, अंबर। आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल, गगन का विलोम शब्द होता है धरती और अनंत का विलोम शब्द होता है अंत। इसलिए राइट आंसर होगा सी, अंबर। अवन का विलोम शब्द अंबर। नेक्स्ट है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि उनमें जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? ए प्रत्यय, बी अवयव, सी संधि या डी समास? बताइए आंसर इसका। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है, संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। इसलिए जहाँ पे वर्णों का मेल दिया गया है इसलिए यहाँ पे संधि जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर सी पे आप टिक कर दोगे, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? बताइए। ए छतरी वाला छ, बी त्र, सी ज्ञ या डी क? बताइए। क से ज्ञ तक जिसको लर्न होगा ना व्यंजन वर्ड वो बता सकता है तुरंत।
तो ये सबको पता है कि तो त्र के बाद सॉरी तो छ का जो क्रम है वो क के बाद आता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए है अर्धविराम, बी है कोष्ठक, सी है अल्पविराम या डी है लाघव चिन्ह का। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए लाघव संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भवानी शब्द का पुल्लिंग है। भवानी शब्द का पुल्लिंग ए भवानी, बी भवा, सी भव या डी इनमें से कोई नहीं। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग होगा भव। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है विद्वान में उपयुक्त संज्ञा है। विद्वान शब्द में उपयुक्त संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो विद्वान में जातिवाचक होगा, क्योंकि विद्वान जो है ना वो पूरे विद्वान जाति और वर्ग का बोध करा रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष का, इसलिए ये ए ऑप्शन जो होगा जातिवाचक वो राइट होगा। अपशगुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़ा होगा। अपशगुन शब्द में प्रयुक्त शब्द उपसर्ग का क्या है? अप, आप, अपा या आओ। क्या होगा इसका? यस, राइट आंसर होगा अप। अप जो है वो उपसर्ग है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तो अपशगुन में जो अप है ना वो शकुन के आगे लगा है, तो इसलिए ये उपसर्ग है और ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए थकावट। थकावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, यहाँ पे आपने उपसर्ग को जाना, यहाँ प्रत्यय, प्रत्यय का है थकावट में ए है थक, बी है आओ, सी है आवट, डी है वट। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यय वाले शब्द होते हैं ना, तो जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, तो जब इसका अलग अलग आप करेंगे तो क्या निकल के आएगा? आवट। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट होगा, थक प्लस आवट। निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द आपने पढ़ा होगा। तत्सम अश्रु, आंत, आग या अर्पण। तो आपको सीधे सीधे ये दिख रहा है, ए जो अश्रु है ना वो तत्सम शब्द है। तत्सम के जो शब्द होते हैं वो संस्कृत में होते हैं। ठीक है, और आग जो है वो तद्भव शब्द है। ये सारे तद्भव शब्द है और ये जो है अश्रु जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, अजर और अजीर का अर्थ क्रमशः है। अजर और ए वृद्ध ईश्वर या बी वृद्ध और अंगना या सी ब्रह्म और विष्णु या डी पुराना नया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए अजर का अर्थ होता है वृद्ध और अजीर का अर्थ होता है अंगना। ठीक है, अजर का अर्थ होता है वृद्ध और अजीर का अर्थ होता है अंगना, इसलिए बी ऑप्शन जो है वृद्ध और अंगना ये सही होगा। नेक्स्ट है विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ए है विशेषण विकारी शब्द होते हैं, बी है सार्वनामिक गुणवाचक परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, सी है प्रविशेषण विशेषण के विशेषण होते हैं या डी विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, डी
विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। इनका लिंग, वचन और कारक विशेषण के साथ बदलता है। बाकी जो कथन है ना, अभी तीनों ऊपर के जो 3 कथन आपने पढ़ा है, सुना है, वो क्या है? वो कथन सत्य है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, ये सत्य नहीं है, इसलिए ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। ए है तेजः प्लस अमय, बी है तेजः प्लस मय, या सी है तेज प्लस ओमय, या डी तेजो प्लस मय। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा तेजः प्लस अमय। तेजः धन अमय, तेजोमय। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास है। चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? आपको पता है कि समास 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से 4 आपके सामने है, उसमें से बताना है। द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो चंद्रशेखर जो है ना, वो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि जब चंद्रशेखर का जब समास विग्रह करेंगे आप लोग, उसको अलग अलग करेंगे, तो इसका समास विग्रह करने पे होगा कि चंद्रमा है जिसके शिखर पर। चंद्रशेखर का अर्थ निकलेगा विग्रह करने पे, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव जी। चंद्रमा किसके शिखर पे है? तो शिव जी के है, शिव जी के शिखर पे है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। आपको पता है कि जो बहुब्रीहि समास होता है, वो उसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि उससे बना जो नवीन शब्द होता है ना, नवीन अर्थ निकलता है, वो प्रधान होता है, तीसरा शब्द प्रधान होता है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ए अंधायुग, बी गोदान, सी निर्मला, या डी गबन। बताइए। तो देखिए, गोदान जो है वो भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है। निर्मला और गबन, ये सारे जो रचना है ये प्रेमचंद के हैं, लेकिन अंधा युग जो है ना, वो प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, ये धर्मवीर भारती जी का लिखा गया उपन्यास है। इसलिए ए ऑप्शन जो है अंधा युग, ये प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा नहीं है? ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं विलोम शब्द युग्मों का, इसमें से 3 जो है वो राइट है, और इसमें से कोई एक है जो विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो इसलिए आपको पहचान करना है। देखिए, ए है स्थावर जंगम, बी है भूषण दूषण, सी है अधिपत्य का पौर्वात्य, और डी है आमिष और निरामिष। इसमें से जो विलोम शब्द युग्म सही नहीं है उसका आपको पता लगाना है। तो इसमें से जो सी है अधिपत्य का और पौर्वात्य, ये जो है ये गलत है, क्योंकि अधिपत्यका का विलोम शब्द होता है उत्पत्य का, और पौर्वात्य का विलोम शब्द होता है पौरस्त, इसलिए ये गलत होगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, या रूपक अलंकार। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ड की
आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको पता है। तो मुख मयंक देखिए म और म की आवृत्ति हुई है, मंज मनोहर में आवृत्ति हुई है म वर्ड की, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ए ऑप्शन सही होगा। भाषा के आधारभूत कौशलों में शामिल नहीं है, भाषा के आधारभूत कौशलों में शामिल नहीं है क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना या निर्देशन? बताइए कौन सा सही होगा। तो ये सबको पता है कि भाषा के जो कौशल होते हैं वो सुनना, बोलना, पढ़ना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये चीज़, ये जो कौशल होता है। लेकिन जो निर्देशन होता है ना वो भाषा के आधारभूत कौशलों में शामिल नहीं है। भाषा के 4 आधारभूत कौशल हैं, कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल भाषा का आधारभूत कौशल है, इसलिए ये निर्देशन डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीखना आवश्यक नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीखना आवश्यक नहीं है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ए है मातृभाषा, बी है राजभाषा, सी है आधुनिक भारतीय भाषा या डी अरबों की भाषा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार शिक्षार्थी को कौन सी भाषा सीखना आवश्यक नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है अरबों की भाषा, ये सीखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्योंकि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को मातृभाषा, राजभाषा तथा आधुनिक भारतीय भाषा सीखना आवश्यक है, तो इसलिए अरबों की भाषा जो डी ऑप्शन है ये राइट होगा। सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए प्रतियोगिता, बी अनुकरण, सी प्रशंसा या डी बहुभाषी। सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, ये आपको पता करना है। तो आपको राइट आंसर मिल गया, हमें तो मिल गया, क्योंकि जो डी है बहुभाषी ऑप्शन जो है ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्योंकि बहुभाषी का अर्थ होता है अधिक भाषा जानने वाला, ठीक है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से बहुभाषी कारक सही नहीं है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारक जो है ना वो उसमें आते हैं बालक का स्वास्थ्य, परिपक्वता, प्रतियोगिता, अनुकरण, प्रशंसा आदि, ये सारे कारक आते हैं। लेकिन जो बहुभाषी होता है वो इसमें नहीं आता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चन है ये। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलबर्ग, पियाजे, वायोगोत्स्की या इनमें से कोई नहीं? बताइए, सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पियाजे ही है। पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो इस प्रकार जो हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं आपके यूपी टेट सी टेट में, उसको मैंने समझाने का, सॉल्व कराने का प्रयास किया है। ये प्रयास जारी रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना मैं 100% दूँ। आप लोग के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करें और नॉलेज मिले। इसलिए अगर ये वीडियो, आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसमें जो भी कमी हो
अगर मेरे बताने में, मेरे समझाने में, क्वेश्चन सॉल्व कराने में कहीं भी कोई भी कमी आपको नज़र आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि हम अपनी कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। हमें क्या कमी है उसको हम सुधारने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और हम अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे कि और भी जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला हो हिंदी का या पेडोलॉजी का, बाल मनोविज्ञान का जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसमें जो भी कमी हो उसको मैं ठीक कर सकूं। इसलिए आज के लिए बस ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिक से अधिक वीडियो डालने का प्रयास करेंगे और भी विषयों का, जैसे पर्यावरण हुआ, बाल मनोविज्ञान हुआ, संस्कृत का हुआ, तो उस पर भी हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।